नमस्ते छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 4 परमाणु की संरचना व्याख्यान भाग 2 में अनुभाग 4.2 से लेकर 4.2.2 का अध्ययन करेंगे। यह एक अस्वीकरण है। इस अध्याय के अंत में आप मुख्य सिद्धांतों को समझ सकेंगे और उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने में सक्षम होंगे। आइए देखते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप थॉमसन और रदरफोर्ड द्वारा दिए गए मॉडलों यानी कि परमाणु की संरचना और उनके मॉडलों को विस्तार से समझ पाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार जिन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा वे हैं सर्वप्रथम एनसीईआरटी अनुभाग 4.2 परमाणु की संरचना। उसके बाद हम समझेंगे अनुभाग 4.2.1 जो कि है थॉमसन का परमाणु मॉडल और एनसीईआरटी अनुभाग 4.2.2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे प्रश्नों का जो कि पाठ्यनिहित प्रश्न है, प्रश्न 2। अंततः इस अध्याय के समापन पर हम सारांश देखेंगे कि आज की व्याख्यान में हमने क्या क्या समझा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु के विषय में हमारी समझ समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हुई उसको समझेंगे। हम उन मुख्य विचारों का अवलोकन करेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना के संबंध में प्रस्तावित किया था और वही कैसे विकसित हुए। आइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आरंभ करते हैं जो परमाणुओं के संबंध में प्रथम वैज्ञानिक विचारों में से एक था। चलिए देखते हैं। डाल्टन का मानना था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब कि उन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्हें सूक्ष्म भागों में विभाजित करना असंभव है। उस समय यह बताने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि परमाणु की कोई आंतरिक संरचना होती है, यानी कि परमाणु के अंदर भी कोई और चीजें उपलब्ध है। उस टाइम बस हम डाल्टन का मानना यह था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है कि जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु अविनाशी होते हैं। डाल्टन ने यह भी प्रतिपादित किया था कि परमाणु अविनाशी होते, अंततः उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो निर्मित किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विचार द्रव्यमान संरक्षण के नियम का समर्थन करता था, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश। अब हम देखते हैं मूल कणों की खोज, यानी कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति की ओर बढ़ा, शोधकर्ताओं ने यह ज्ञात किया कि परमाणु वास्तव में और भी सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। इन्हें हम मौलिक कण भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से कण सर्वप्रथम खोजे गए और उन्होंने परमाणु के विषय में हमारी समझ को किस प्रकार परिवर्तित किया। पहले हम समझते थे कि परमाणु अविभाज्य है, बट जब से हमें मूल कणों की खोज का पता चला तो हमें यह ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित है मूल कणों में। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल कण हैं। सबसे पहले मौलिक कण है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म ऋणावेशित कण होते हैं जो परमाणुओं के भीतर पाए जाते हैं। उनकी खोज ने यह प्रदर्शित किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते। दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक अथवा केंद्र में पाए जाते हैं। इन्हें परमाणु संरचना की हमारी समझ में एक और परत जोड़ दी। आइए इन खोजों के प्रभाव पर विचार करते हैं।
इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की खोज ने डाल्टन के उन दावों को सीधे तौर पर खंडित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि परमाणुओं को सूक्ष्म भागों में विभाजित किया जा सकता है और परमाणु अभिक्रियाओं में परिवर्तित भी किया जा सकता है। यह परमाणु सिद्धांत में एक मुख्य मोड़ था। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की खोज ने डाल्टन के उन दावों को सीधे तौर पर खंडित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं। अब हम यह जानते हैं कि परमाणुओं को सूक्ष्म भागों में विभाजित किया जा सकता है और परमाणु अभिक्रियाओं में परिवर्तित भी किया जा सकता है। यह परमाणु सिद्धांत में एक मुख्य मोड़ था। अब हम देखते हैं दूसरा प्रभाव। नए कणों की खोज के पश्चात वैज्ञानिकों को यह ज्ञात करना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। इससे नवीन मॉडलों की खोज आरंभ हुई जो परमाणु की संरचना और व्यवहार को अधिक सटीक रूप से समझा सके। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देने हेतु वैज्ञानिकों ने विभिन्न परमाणु मॉडल विकसित करना आरंभ किया। प्रत्येक मॉडल ने परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था एवं गति को समझाने का प्रयास किया। अनेक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से प्रत्येक ने पूर्ववर्ती मॉडलों को आधार बनाया अथवा उन्हें चुनौती दी। मॉडलों को प्रस्तुत और परीक्षित करने की यह प्रक्रिया विज्ञान की प्रगति का एक मुख्य भाग है। यानी कि जैसे जैसे वैज्ञानिक नए आए, उन्होंने पुराने वाले मॉडल से नए मॉडलों को प्रस्तुत किया। उनमें से जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम संरचनात्मक मॉडल विकसित किया। अब हम थॉमसन के परमाणु मॉडल का अवलोकन करते हैं। यह परमाणु की आंतरिक संरचना का वर्णन करने का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास था। हम देखेंगे कि अधिक उन्नत मॉडलों के विकसित होने से पूर्व वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना की कल्पना किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम देख रहे हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का मॉडल 1904 सन में परमाणु की संरचना का वर्णन करने वाला पहला मॉडल था, जिसमें एक परमाणु की आंतरिक संरचना को समझाने का प्रयास किया गया था। थॉमसन ने परमाणु की तुलना एक क्रिसमस पुडिंग से की। इस उपमा ने लोगों को यह कल्पना करने में सहायता की कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश के एक क्षेत्र में धसे हुए किशमिश या सूखे मेवों के समान है। धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है और इलेक्ट्रॉन उसमें भीतर इस प्रकार अतः स्थापित है कि जैसे कि एक पुडिंग में सूखे मेवे होते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि दिखा रहा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक धनात्मक गोला है जिसको हम प्रोटॉन समझेंगे और उसके अंदर कुछ कुछ ऋणात्मक चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ पे कैसे है, एक मेवे की तरह धसे हुए हैं, जहाँ पे सूखे मेवे या फिर कुछ किशमिश धसी हुई है। आइए थॉमसन के परमाणु मॉडल की चर्चा जारी रखते हैं। वैकल्पिक रूप से हम परमाणु की कल्पना करने के लिए तरबूज के उदाहरण का भी उपयोग कर सकते हैं। यह हमें इसी विचार को एक भिन्न दृष्टिकोण से समझने में सहायता करता है। धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में फैला होता है, ठीक वैसे ही जैसे तरबूज का लाल खाने योग्य वाला भाग। इलेक्ट्रॉन उन बीजों के समान होता है जो पूरे तरबूज में धसे रहते हैं। परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के भीतर इस प्रकार बिखरे होते हैं जैसे तरबूज के लाल भाग के अंदर बीज फैले रहते हैं। यानी कि जो लाल वाला भाग होता है तरबूज का, उसको हम क्या मान रहे हैं, धनावेशित गोला,
और जो उसके अंदर काले काले बीज होते हैं उसको हम किस से कल्पना कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जो उसके अंदर बीज धसे हुए हैं वो हमारे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की तरह है। यहाँ पर आप एक लाल रंग का गोला देख सकते हैं जो एक धनात्मक आवेश है और उसके अंदर कुछ ऋणात्मक चार्ज हैं जो कि भूरे रंग के दिखाए गए हैं। तो ये है एक हमारा परमाणु मॉडल है। इसकी तुलना हम एक तरबूज से कर रहे हैं जिसमें लाल भाग को हम धनात्मक आवेश मान रहे हैं और काले बीज को हम क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। चलिए हम आगे देखते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में और समझते हैं। थॉमसन द्वारा प्रस्ताव कि थॉमसन ने वास्तव में क्या प्रस्तावित किया था? उन्होंने यह व्याख्या करने का प्रयास किया कि परमाणु किस प्रकार निर्मित होते हैं, विशेषकर उनके आवेश किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। हम उनके विचारों को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं। परमाणु में एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म ऋणावेशित कण पूर्ण रूप से अतः स्थापित होते हैं। जैसे एक तरबूज की हम कल्पना करें जहां पर लाल भाग धनात्मक है और बीज इलेक्ट्रॉन है जो भीतर धसे हुए हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं जिससे परमाणु समग्र रूप से वैद्युत रूप से उदासीन बना रहता है। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होने से क्या हो गया? उदासीन हो गया है, तो वो वहां पर कोई भी आवेश नहीं है। अब हम देखते हैं थॉमसन के मॉडल की कुछ सीमाएं। यद्यपि कुछ तथ्यों की व्याख्या की तथापि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए। मतलब कुछ का तो हमें जवाब मिल गया बट कुछ उनके तथ्यों के हमें प्रश्न अनुत्तरित रह गए, उनके हमें जवाब नहीं मिल पाए। आइए देखते हैं। अन्य वैज्ञानिकों के प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल द्वारा समझा या नहीं जा सका। यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ यह नहीं समझा सका कि उत्तरवर्ती प्रयोगों में अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से किस प्रकार टकराकर वापस आए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु संरचना में मात्र एक धनावेशित गोले के भीतर इलेक्ट्रॉनों के अंतर स्थापित होने की तुलना में कहीं अधिक जटिलता है। अतः और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों को परमाणु संरचना को और अधिक सटीक रूप से समझाने के लिए नवीन मॉडल विकसित करने पड़े। चलिए देखते हैं हम अगला मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यह प्रयोग परमाणु संरचना की हमारी समझ में एक निर्णायक मोड़ है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड की प्रेरणा के विषय में चर्चा करते हैं। वे यह ज्ञात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। उस समय वैज्ञानिकों को यह ज्ञात नहीं था कि इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित थे अथवा किसी विशेष प्रकार से समूहबद्ध थे। यह प्रयोग उसी प्रश्न का उत्तर देने हेतु अभिकल्पित किया गया था। अब देखते हैं कि प्रयोग किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था। रदरफोर्ड और उनके दल ने परमाणु संरचना के विषय में अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए प्रयोग सावधानी पूर्वक अभिकल्पित किया। आरंभ करने हेतु उन्होंने तीव्र गति वाले अल्फा कणों का उपयोग किया और उन्हें सोने की पन्नी से एक अत्यंत सूक्ष्म परत पर लक्षित किया। अल्फा कण सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं और सोने की पन्नी इतनी पतली होती है कि उसकी मोटाई केवल लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। प्रयोग के सटीक कार्यान्वयन के लिए यह सूक्ष्मता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। चित्र 4.2 हमें सोने की पतली पन्नी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं जहाँ पे एक सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ है। यहाँ पे ये कुछ अल्फा किरणें हैं जो कि निकल रही हैं और ये एक परमाणु है। उन्होंने सोने की अत्यंत पतली पन्नी का ही चयन क्यों किया गया? सोने को पीटकर अत्यधिक महीन परतों में परिवर्तित किया
जा सकता है जो अन्य अधिकांश धातुओं की तुलना में कहीं अधिक पतली होती है। केवल लगभग 1000 परमाणु की मोटाई वाली पन्नी का उपयोग करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश अल्फा कण उसमें से ही सीधे निकल जाएंगे, किंतु कुछ कण आंतरिक परमाणुओं के साथ क्रिया कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने सोने की बहुत पतली परत का इस्तेमाल किया। आइए अल्फा कणों के विषय में चर्चा करते हैं। ये हीलियम आयन होते हैं जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, अतः इन पर धनावेश होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है जिसे हम He2+ लिखते हैं। उनमें 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई U का द्रव्यमान होता है और उनकी उच्च गति के कारण पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह उच्च ऊर्जा उन्हें स्वर्ण पन्नी को भेदने और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के साथ परस्पर क्रिया करने में सक्षम बनाती है। अगले चरण में हम देखेंगे कि जब ये कण पन्नी से टकराते हैं तो क्या होता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या अपेक्षित किया। यह प्रयोग परमाणु की संरचना की जांच करने के लिए अभिकल्पित किया गया था, जिसका अर्थ है कि हम यह देख रहे हैं कि परमाणु आंतरिक रूप से किस प्रकार निर्मित होते हैं। आइए देखते हैं कि प्रयोग संपन्न होने से पूर्व क्या पूर्वानुमान लगाए गए थे। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों का यह विचार था कि अल्फा कण जो धनावेशित और पर्याप्त भारी होते हैं, सोने के परमाणुओं के भीतर स्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेंगे। स्मरण रहे, परमाणु के भीतर उप परमाणु कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपेक्षा यह थी कि जैसे ही ये अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से गुजरेंगे, वे इन आंतरिक कणों के कारण अपनी दिशा में थोड़ा विक्षेपण करेंगे। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बड़े विक्षेपों की अपेक्षा नहीं की गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में काफी भारी होते हैं, अतः यह सोचा गया था कि वे अपने मार्ग में केवल सूक्ष्म परिवर्तनों के साथ सीधे निकल जाएंगे। अब आइए अब हम इस आरेख को देखते हैं। यह दर्शाता है कि स्वर्ण पन्नी से टकराकर अल्फा कण किस प्रकार प्रकीर्णित होते हैं। कणों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मार्गों पर देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अल्फा कण रेखाएं सीधी चली गई हैं बिना किसी विक्षेपण के, और यहाँ पर इस वाली रेखा पर अल्फा कण विक्षेपण हुई है। यहाँ पे सीधा निकल गई, यहाँ पे भी सीधी चली गई, यहाँ से कुछ यहाँ पे जाके ये कुछ विक्षेपण हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अल्फा कण का मार्ग बदल गया है, कुछ सीधे सीधे चली गई हैं। यही रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रक्षेपण था। प्रकीर्णन प्रयोग से क्या प्रक्षेपण हमें मिली, हम चर्चा करेंगे कि क्या हुआ जब अल्फा कणों को सोने की एक पतली पन्नी पर प्रहारित किया गया। सर्वप्रथम ध्यान दें कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण जितनी थी वो सीधा निकल गई बिना किसी विक्षेपण के। स्पष्ट करने के लिए इन तीव्र गति से चलने वाले अल्फा कणों का एक बड़ा भाग स्वर्ण पन्नी से बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गया। यह अवलोकन हमें यह बताता है कि परमाणुओं के भीतर अधिकांश स्थान रिक्त होता है क्योंकि कण बिना किसी अवरोध के पार निकल सके। यहाँ आप स्वर्ण पन्नी में अल्फा कण विक्षेपण का एक चित्र देख सकते हैं। ध्यान दें कि किस प्रकार अधिकांश मार्ग सीधे निकल जाते हैं जबकि केवल कुछ ही विक्षेपित होते हैं। यह दृश्य हमें यह समझाने में सहायता करता है कि वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि परमाणु में एक सूक्ष्म सघन नाभिक होता है और इसमें अधिकांश स्थान रिक्त होता है। आइए प्रकीर्णन प्रयोग से अवलोकन की चर्चा को हम जारी रखते हैं। कुछ छोटे कणों पर विकसित हुए पर हम ध्यान देते हैं। इसका अर्थ है कि अल्फा कणों का एक सूक्ष्म भाग अपने मूल पथ से कम कोणों पर विक्षेपित हो गया। यह इंगित करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है।
परंतु परमाणु के भीतर कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए जो इस अल्प विक्षेपण का कारण बन रहा है। यह स्मरण रहे कि अल्फा कण धनावेशित होती है अथवा वे किसी अन्य धनावेशित वस्तु के समीप से गुजर रहे होंगे। दिए गए चित्र से भी हम समझ सकते हैं कि अधिकांश कण बिना किसी प्रभाव के स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर रहे हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पन्नी के परमाणु के नाभिक से टकरा के पश्चात सूक्ष्म कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं और कुछ अधिक कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं और बहुत ही कम कण नाभिक से टकराकर वापस लौट आए हैं। अब एक अत्यंत विरल घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुत कम अल्फा कण वास्तव में वापस लौट आए। यह एक आश्चर्यजनक अवलोकन था और यह हमें परमाणु के केंद्र के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य बताता है। प्रत्येक 12,000 अल्फा कणों में से एक कण सीधे वापस लौटा है। कल्पना कीजिए कि यह घटना कितनी दुर्लभ है। इसका तात्पर्य है कि परमाणु का केंद्र, जिसे हम नाभिक कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु उसमें परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्रित है। केवल तभी जब कोई अल्फा कण इस सूक्ष्म नाभिक को सीधे लक्ष्य बनाकर टकराता है, तभी वह वापस उछलता है। रदरफोर्ड ने इन परिणामों को एक बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णित किया। उन्होंने कहा, यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसा कि आप 15 इंच के एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर दागते हैं और वह वापस आकर आपको ही लग जाता है। यह उपमा दर्शाती है कि इतने भारी कण के लिए इतनी सूक्ष्म वस्तु से टकराकर वापस आना कितना अप्रत्याशित था। इस तथ्य को रेखांकित करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है, जिसके केंद्र में एक संघन धनावेशित नाभिक स्थित है। चलो देखते हैं कि कैसे साधारण गतिविधियां हमें समझने में मदद कर सकती हैं कि परमाणु की संरचना हम दैनिक उदाहरणों का उपयोग करेंगे यह देखने के लिए कि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों को कैसे व्याख्या किया। सबसे पहले आइए एक दीवार पर पत्थर फेंकते हुए एक बालक का उदाहरण देखते हैं। इस स्थिति की कल्पना कीजिए और विचार कीजिए कि प्रत्येक बार पत्थर के दीवार से टकराने पर क्या होता है। जब बालक एक ठोस दीवार पर पत्थर फेंकता है तो प्रत्येक पत्थर टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न करता है। यह ध्वनि हमें बताती है कि दीवार ठोस है और पत्थर उसके पार नहीं जा सकता। इस बात पर बल दीजिए कि दीवार किस प्रकार एक पूर्ण अवरोध की भांति कार्य करती है। यह हमें प्रदर्शित करता है कि दीवार अभेद है, उसके भीतर से कुछ भी नहीं निकल सकता। एक अभेद अवरोध का अर्थ है कि कण अथवा वस्तुएं दूसरी ओर नहीं जा सकती। अब स्थिति को परिवर्तित करते ठोस दीवार के स्थान पर बालक कंटीले तारों के घेरे में पत्थर फेंकता है। विचार कीजिए कि यह स्थिति पूर्व स्थिति से किस प्रकार भिन्न हो सकती है। यदि बालक कंटीले तारों के घेरे पर पत्थर फेंकता है तो आप क्या होने की अपेक्षा करते हैं? ठोस दीवार के उदाहरण की तुलना में अधिकांश पत्थर भिन्न प्रकार से व्यवहार करेंगे। अधिकांश पत्थर बिना किसी अवरोध के बाढ़ के रिक्त स्थानों से सीधे निकल जाएंगे, अतः अधिकतर प्रहारों में आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यह हमें स्पष्ट करता है कि ठोस दीवार के विपरीत बाढ़ में अत्यधिक रिक्त स्थान उपस्थित है। यह दर्शाता है कि बाढ़ का अधिकांश भाग रिक्त है, जिसमें केवल कुछ ही तार पत्थरों का अवरुद्ध कर रहे हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी परमाणु का अधिकांश हिस्सा रिक्त स्थान होता है, जिसमें केवल सूक्ष्म भाग ही होते हैं जो कणों को अवरुद्ध या विक्षेपित कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने इस प्रकार के तर्क का उपयोग अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग की व्याख्या करने के लिए किया। उन्होंने अनुभव किया कि जिस प्रकार पत्थर और बाढ़ के उदाहरण में होता है, अधिकांश कण परमाणु से बिना किसी टकराव के सीधे निकल गए, परंतु कुछ विक्षेपित हो गए। यह प्रदर्शित करते हुए कि परमाणु का एक सूक्ष्म संघन केंद्र होता है और वे मुख्य रूप से रिक्त स्थान होते हैं। आज हम रदरफोर्ड की परमाणु की संरचना संबंधी निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये खोजें उनके प्रसिद्ध स्वर्ण प्रयोग से प्राप्त हुई थी, जिसने वैज्ञानिकों के परमाणु के विषय में सोचने के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। हम उनके प्रत्येक मुख्य निष्कर्ष को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे, यह देखने के लिए कि वे हमें परमाणु संरचना के विषय में क्या बताते हैं। आइए प्रथम मुख्य बिंदु से आरंभ करते हैं।
रदरफोर्ड ने यह ज्ञात किया कि परमाणु का अधिकांश भाग वास्तव में रिक्त स्थान है। उस समय यह एक आश्चर्यजनक विचार था, क्योंकि लोग परमाणुओं की कल्पना ठोस गोलों के रूप में करते थे। देखिए रदरफोर्ड इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। जब उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली स्वर्ण पन्नी पर प्रहारित किया तो उनमें से अधिकांश बिना किसी विक्षेपण के सीधा निकल गए। यह हमें बताता है कि अधिकतर समय उनके मार्ग में कोई ठोस अवरोध नहीं था, अतः परमाणु एक ठोस गोला नहीं हो सकता, इसका अधिकांश भाग रिक्त होना चाहिए। इसे सुदृढ़ करने के लिए स्मरण रहे कि अल्फा कण अपेक्षाकृत भारी और धनावेशित होती हैं। यदि परमाणु ठोस होता तो ये कण अधिक बार वापस उछल जाते या विक्षेपित हो जाते। यह तथ्य है कि वे सुगमता से निकल गए हमें यह दर्शाता है कि परमाणु वास्तव में कितना रिक्त होता है। अब आइए दूसरे मुख्य निष्कर्ष को देखते हैं। परमाणु का धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित होता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नाभिक। रदरफोर्ड ने यह देखा कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इसका तात्पर्य यह है कि परमाणु का वह भाग जो उन्हें प्रतिकर्षित कर सकता था, अर्थात धनावेशित नाभिक, संपूर्ण परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। अधिकांश अल्फा कण जो तो उसके समीप से भी नहीं गुजरे। यह हमें इस विचार की ओर ले जाता है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्र में एक सूक्ष्म नाभिक से संचित रहता है, जबकि शेष भाग रिक्त होता है। स्पष्ट है कि रदरफोर्ड के प्रयोग ने यह प्रदर्शित किया कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त होते हैं, जिसके केंद्र में एक सघन धनावेशित नाभिक स्थित होता है। आइए रदरफोर्ड के निष्कर्ष की चर्चा जारी रखते हैं। अब हम तीसरे मुख्य निष्कर्ष को देखते हैं। केंद्रित धनात्मक आवेश और द्रव्यमान के विचार के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने यह प्रस्तावित किया कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण धनात्मक आवेश और द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म केंद्रीय क्षेत्र में संग्रहित रहता है। ध्यान दें कि रदरफोर्ड के प्रयोग में केवल अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश ही 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। इसका अर्थ है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे निकल गए, परंतु कुछ पूर्णतः वापस उछल आए। इस आश्चर्यजनक परिणाम ने यह इंगित किया कि कोई अत्यंत सूक्ष्म और सघन वस्तु उन्हें प्रतिकर्षित कर रही थी। यह अवलोकन हमें बताता है कि स्वर्ण परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है, जिसमें एक सूक्ष्म और सघन केंद्र स्थित होता है। इस केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार का अनुमान किस प्रकार लगाया। उन्होंने नाभिक की तुलना परमाणु के कुल आकार से कैसे करी। इस गणना ने यह प्रदर्शित किया कि नाभिक संपूर्ण परमाणु की तुलना में कितना सूक्ष्म है। नाभिक का त्रिज्या लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है परमाणु की त्रिज्या से। उदाहरण के लिए अगर परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होता तो नाभिक केंद्र में एक छोटे कंचे जैसा होता। मापन के इस विशाल अंतर में हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु के भीतर बिना किसी टकराव के सीधे क्यों निकल गए। आइए रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिक के मॉडल पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल परमाणु संरचना को समझने में एक प्रमुख सफलता थी। अब हम इसकी मुख्य विशेषताओं को क्रमश चरणों में बताएंगे, जहां पर हम एक एक करके इनकी विशेषताएं समझेंगे। सबसे प्रथम मुख्य विचार है केंद्रीय नाभिक। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणुओं में एक सूक्ष्म सघन केंद्र होता है। नाभिक केवल कोई केंद्र नहीं, यह धनावेशित भी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें धनावेशित कण होते हैं, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म नाभिक में केंद्रित रहता है। यद्यपि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है, तथापि नाभिक में लगभग संपूर्ण द्रव्यमान समाहित होता है। उदाहरण के लिए यदि परमाणु एक स्टेडियम के आकार का होता तो नाभिक केंद्र में रखी एक छोटी कंचे की गेंद के समान होता, परंतु उसका भार लगभग पूरे स्टेडियम के बराबर होता।
अब आइए इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति को देखते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पाथ में घूमते हैं। यह पूर्ववर्ती मॉडल से भिन्न है, जहां इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूम रहे हैं। यह एक समान विचार है। इस चित्र की सहायता से हम रदरफोर्ड के ग्रही मॉडल को समझ सकते हैं, जिसमें धनावेशित नाभिक परमाणुओं के केंद्र में स्थित है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यह हमारे सौर मंडल में ग्रहों की गति के समान है। आइए हम चर्चा जारी रखते हैं। अब हम परमाणु के सूक्ष्म आकार के विचार पर ध्यान करेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक संपूर्ण परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह उस समय एक आश्चर्यजनक खोज थी और इससे यह समझने में सहायता मिली कि उनके प्रसिद्ध प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे क्यों निकल गए। मापक्रम की कल्पना करने के लिए यदि परमाणु एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का होता है तो नाभिक केंद्र एक सूक्ष्म कंचे के समान होता है। यह रदरफोर्ड का ग्रह मॉडल है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। प्रथम मुख्य त्रुटि है कि कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की अस्थिरता। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, किंतु आइए देखते हैं कि यह एक समस्या क्यों है। ध्यान दीजिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार में घूमता है तो वह निरंतर अपनी दिशा बदलता है। दिशा में किसी भी परिवर्तन का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, भले ही उसकी गति समान रहे। इसलिए एक कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन सदा त्वरित होता रहता है। आप देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर भीतर की ओर स्पाइरल करते हुए दर्शाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है तो वह दिशा बदलने के साथ साथ सदैव त्वरित होता रहता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदल रहा है, जैसे जैसे वो गोल गोल स्पाइरल में घूमता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हुए निरंतर ऊर्जा खोता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोता है उसकी कक्षा छोटी होती जाती है। वो इलेक्ट्रॉन भीतर की ओर स्पाइरल होगा और प्रत्येक चक्कर के साथ नाभिक के समीप आता जाएगा। यह सिकुड़ती हुई कक्षा निरंतर ऊर्जा हानि का प्रत्यक्ष परिणाम है। अतः यदि यह प्रक्रिया जारी रहती तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाता। इसका तात्पर्य यह होता है कि परमाणु स्थायी नहीं होते, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु अस्तित्व में है और स्थायी है। यह विरोधाभास यह दर्शाता है कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु संरचना को पूर्णतः समझाने में विफल रहा। आइए जारी रखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु स्थायी क्यों होते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन वास्तव में नाभिक में गिर जाए, परमाणु अत्यंत अस्थिर हो जाएगा और अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण पदार्थ जिसमें वह सब कुछ सम्मिलित है, जिसे हम देखते हैं और स्पर्श करते हैं, वह भी स्थिर नहीं होता। परंतु वास्तविकता में हम यह देखते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं और पदार्थ हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह सीधे तौर पर उस बात का खंडन करता है जिसका रदरफोर्ड का मॉडल पूर्वानुमान करता है। अतः उनकी व्याख्या में कुछ तो त्रुटि होगी जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में समाहित होने से रोकती है। इस चित्र को देखिए, यह एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर भीतर की ओर सर्पिल करते हुए दर्शाता है। तो जो तब होता है जब यदि रदरफोर्ड का मॉडल सही होता है, परंतु क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, यह स्पष्ट है कि परमाणु के स्थायित्व को समझाने के लिए एक नवीन मॉडल की आवश्यकता थी। अब हम
अभ्यास करते हैं प्रश्नों का। प्रश्न में पूछा गया है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। चलिए अब हम इसका समाधान शुरू करते हैं। जे थॉमसन के मॉडल की सीमाएं इस प्रकार हैं। प्रथम प्रमुख सीमा यह है कि थॉमसन के मॉडल ने नाभिक के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की। इसका अर्थ यह है कि उनका मॉडल उन प्रयोगात्मक परिणामों को समझाने में विफल रहा जो ये संकेत देते थे कि परमाणु में एक सघन केंद्रीय प्रोड होता है। थॉमसन के मॉडल में धनात्मक आवेश को परमाणु के समान रूप से फैला हुआ माना जाता है, जैसे प्लम पुडिंग में होता है। परमाणु को एक धनात्मक आवेश के गोले की तरह कल्पना करें जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर फंसे हुए हैं, जैसे पुडिंग में किशमिश। परंतु थॉमसन के मॉडल ने नाभिक के विचार का सुझाव नहीं दिया। एक सूक्ष्म सघन केंद्र जहां लगभग संपूर्ण धनात्मक आवेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है, यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि बाद में प्रयोगों जैसे रदरफोर्ड की स्वयं पन्नी प्रयोगों ने यह दर्शाया कि परमाणु में ऐसा नाभिक होता है। थॉमसन का मॉडल परमाणुओं की स्थिरता को समझाने में असफल रहा। दूसरे शब्दों में इसने यह स्पष्ट नहीं किया कि परमाणु क्यों अलग नहीं हो जाते या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर क्यों रहते हैं। यह एक मौलिक प्रश्न है क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि पदार्थ के अस्तित्व के लिए परमाणुओं का स्थिर होना अनिवार्य है। मॉडल ने स्पष्ट रूप से यह नहीं समझाया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित क्षेत्र के भीतर स्थायी रूप से कैसे अंतःस्थापित रह सकते हैं। यदि विचार किया जाए तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन धनावेशित की ओर खींचकर परमाणु को नष्ट क्यों नहीं कर देते। अतः इस व्याख्या का अभाव इस मॉडल की एक बड़ी समस्या थी। एक अन्य समस्या यह है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित और कैसे बने रहते हैं। इसके लिए एक बेहतर व्याख्या की आवश्यकता थी जो समझाई नहीं गई थी। आइए अब हम देखते हैं कि आज हमने किन किन प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा की। अब हम उनका एक सारांश देखते हैं। याद रखने वाले योग्य बिंदु हैं। सबसे पहले हमने परमाणु की संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है और इसकी संरचना को समझना रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने समझा था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मूल रूप से यह कहता है कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात उन्हें सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु इस विचार को तब चुनौती मिली जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की जो सूक्ष्म ऋणावेशित कण है और प्रोटॉनों की और जो परमाणु के भीतर धनावेशित कण है। इस खोज ने यह प्रदर्शित किया कि परमाणु में वास्तव में आंतरिक संरचना होती है। खोजों के कारण वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि डाल्टन का मॉडल अत्यंत सरल था। ऐसे नवीन मॉडलों की आवश्यकता थी जो यह समझा सके कि ये उप परमाणु कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। इससे कई परमाणु मॉडल का विकास हुआ जिनमें से प्रत्येक ने संरचना को और अधिक सटीक ढंग से समझाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का मॉडल इलेक्ट्रॉनों की खोज के बाद प्रस्तावित किया गया प्रथम परमाणु मॉडल था। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि इससे पूर्व लोग यह सोचते थे कि परमाणु केवल ठोस गोले थे जिसमें कोई आंतरिक संरचना नहीं है। थॉमसन के कार्य ने परमाणु सिद्धांत में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया था। थॉमसन के मॉडल में उन्होंने सुझाव दिया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अंतःस्थापित है, जैसे पुडिंग में प्लम होते हैं। इसलिए इसे कभी कभी प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला मुख्य बात थॉमसन मॉडल की ये थी कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं। गोले का कुछ धनावेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणावेश को संतुलित करता है, इसलिए परमाणु पर कुल मिलाकर कोई कुल आवेश नहीं होता। आइए हम और याद रखने वाले योग्य बिंदु देखते हैं। अब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को देखते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग था जिसने हमारे द्वारा परमाणु के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। इस प्रयोग में रदरफोर्ड और उनके दल ने अल्फा कणों, ये धनावेशित कण होते हैं, की सोने की एक अत्यंत पन्नी पर प्रहारित किया। अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक होते हैं जो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं।
इसका उद्देश्य यह देखना था कि कण सोने के परमाणु के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं। जो उन्होंने पाया वह आश्चर्यजनक था। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण से बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गए, परंतु कुछ तीव्र कोणों पर वापस लौट आए। इससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है, किंतु भीतर कुछ सूक्ष्म और सघन अवश्य होना चाहिए जो कणों को वापस लौटा सके। अब हम उस मॉडल को देखते हैं जिसे रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर प्रस्तावित किया। इसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। यह परमाणु संरचना को समझने में एक बड़ा कदम था। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान था। यह व्याख्या करता है कि क्यों अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण से बिना किसी अवरोध के सीधे निकल गए। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक सघन धनावेशित नाभिक होता है। इस नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान समाहित होता है। यही वह नाभिक था जिसने उन कुछ अल्फा कणों को प्रतिकर्षित किया था जो टकराकर वापस लौट आए थे। रदरफोर्ड ने यह भी सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं और नाभिक की तुलना में अत्यंत हल्के होते हैं। अब हम रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाओं के विषय में चर्चा करते हैं। यद्यपि इसने बहुत कुछ स्पष्ट किया, तथापि यह परमाणु से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। एक प्रमुख समस्या यह है कि वृत्ताकार पथों में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के समय के साथ ऊर्जा खोनी चाहिए और नाभिक में स्पाइरल रूप से गिर जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो परमाणु स्थायी नहीं होते और संपूर्ण पदार्थ नष्ट हो जाता। यह स्पष्ट रूप से वास्तविक जीवन में नहीं होता है। अतः रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु स्थायी क्यों होते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसी के फलस्वरूप नवीन विचारों एवं मॉडलों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि बोर का मॉडल। ध्यान के लिए धन्यवाद।